सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में तलाश नामक पाठ को पढ़ा था और आज हम उसी पाठ में उसके अगले शीर्षक को पढ़ेंगे। शीर्षक का नाम है भारत की शक्ति और सीमा। तो नेहरू जी जो भारत की शक्ति है और उसकी सीमा के विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं। उस विषय में आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीकी दौर में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। नेहरू जी बता रहे हैं कि भारत की जो शक्ति के स्रोत हैं और उन स्रोत के जो पतन के कारण हैं, उनके जो कारण हैं वे बहुत ही उलझे हुए हैं। लेकिन अभी जो भारत में हाल का भारत का जो पतन है, जो यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, उनका शासन हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उसके कारण बहुत ही स्पष्ट हैं। और एक ज़माना था कि जब पूरा यूरोप बहुत पीछे था और भारत बहुत ही आगे था हर मामले में। लेकिन आज के वर्तमान परिस्थितियों में तकनीकी दौड़ में यूरोप भारत से बहुत आगे निकल गया है। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारी एशिया की कहानी है। तो नेहरू जी ये कह रहे हैं कि ये जो कहानी है वो हम भारत के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं बात कर रहे हैं, यह लगभग पूरी एशिया की बात है। क्योंकि जो यूरोप था उसने तकनीक के मामले में अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया और इससे उनका हौसला बुलंद हुआ और वे धीरे धीरे अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करते गए और उन्होंने अपना विस्तार पूर्वी देशों में किया और धीरे धीरे पूरा एशिया उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में भारी कमी आ जाती है। छीड़ होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि इस गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं है। और अगर हम पुराने समय की बात करते हैं तो उस समय में भारत में जो मानसिक चेतना थी वह बहुत ही मजबूत थी, लेकिन बाद के समय में इसमें गिरावट आने लगी और जीवन में जो एक सजगता होनी चाहिए, काम करने के लिए एक लालसा होनी चाहिए, जीवन को जीने की, वो सब धीरे धीरे भारतीयों के मन में कम होने लगी, छीड़ होने लगी और उनकी रचनात्मक जो प्रवृत्ति थी वह गायब हो गई और उसकी जगह पर अनुकरण की प्रवृत्ति उनके अंदर आ गई। वे दूसरों का नकल करने लगे। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। नेहरू जी बता रहे हैं कि उस समय जो भारतीयों की विचार पद्धति थी, जो कि उन्होंने उस समय बहुत महत्वपूर्ण खोजें की ब्रह्मांड के विषय में और बहुत सारी चीज़ें कठिन से कठिन विषयों पर उन्होंने चिंतन किया, उसके जगह पर अब वह साहित्य ने ले लिया और ये साहित्य में अपना दिमाग लगाने लगे। और जो पहले भव्य कला थी, मूर्ति कला था, अब उसकी जगह पर पच्चीकारी, जो पत्थरों में महीन काम होता था, उसने अब उसका जगह ले लिया। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। तो नेहरू जी बता रहे हैं कि जो उस समय भारत का चिंतन का स्तर था बहुत ही ऊंचा था,
लेकिन बाद के समय में उसका स्थान अलंकारपूर्ण साहित्य ने ले लिया। और भारत की जो जनमानस था उसमें रूढ़िवादिता ने, संकीर्णता ने घर कर लिया। और यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे रूढ़ियाँ कायम हो गई जिसकी वजह से भारतीयों का बहुत ही ज़्यादा पतन हुआ। जैसे उस समय में एक रूढ़ी थी कि भारतीयों को समुद्र पार नहीं करना है, समुद्र पार करने से उनका धर्म नष्ट होता है। इस तरह से वे समुद्र पार नहीं कर रहे थे, कूपमंडूक बन गए। और उसके बाद मूर्ति पूजा ने घर कर लिया और बहुत सारी तमाम कुरीतियों ने भारतीयों के बीच में घर कर लिया, जिसके कारण उनकी जो मानसिक चेतना थी, उनकी जो रचनात्मकता थी, वह धीरे नष्ट हो गई। और वो जो भारत का अतीत का, जो भारत का प्राचीन गौरव था, उसके भार में ये लोग इतने दब गए कि फिर ये बिल्कुल रास्ते पर चल दिए और भारतीय समाज बिल्कुल गतिहीन हो गया। जबकि विश्व के जो एक तरह से कह सकते हैं जो यूरोपीय देश थे, वे बहुत तेज़ी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चले। उसके पीछे कारण यही था कि उन्होंने अपनी मानसिक चेतना को जागृत किया और तकनीक के मामले में आगे बढ़ते गए और उनका आत्मविश्वास बढ़ा और धीरे धीरे वे बहुत आगे बढ़ गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एकरस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह का क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने की उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। लेकिन यह जो अभी बातें कही गई वे पूरी तरह से सही नहीं है। जो यह गतिहीनता और जड़ता का एक लंबा दौर चला, अगर वह बिल्कुल सही होता तो उससे अतीत से पूरी तरह भारतीयों का नाता खत्म हो गया होता। वे बिल्कुल नष्ट हो गए थे। लेकिन जो पुराने अवशेष थे उनके आधार पर किसी नई चीज़ का निर्माण कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीयों ने यहाँ पर जैसे कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो उन्होंने अपनी जो पूरा प्राचीन कुरीतियाँ थी उनको छोड़कर नए चीज़ों को एक्सेप्ट किया, लेकिन पुरानी चीज़ चलती रही। वैसे ही भारतीयों ने पुरानी चीज़ों को, जो उसमें कुरीतियाँ थी, उनको छोड़कर जो नई चीज़ें आती गई उनको अपने में आत्मसात करते रहे और उनका जो स्वरूप था वह बना रहा। ढांचा था लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन हो करके भी वह भारतीय स्वरूप बना रहा। और इसी कारण भारतीयों ने जो नए विचार आए उनको आत्मसात किया। भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में झगड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अब नेहरू जी आगे बात कर रहे हैं कि वे भारत की तलाश में बहुत सारी पुस्तकों को, प्राचीन स्मारकों को और जो भारतीय धरोहर थी उनको देखा और उन्होंने भारत के विषय में इनके मन में एक समझ तो पैदा की, लेकिन उतने से ही उनको संतोष नहीं हुआ और उतने में ही उनको उनके सवालों का तलाश का उत्तर भी नहीं मिला।
तो उन्होंने देखा कि जो गरीबी और दुर्गति है वह भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और उसमें कुछ कुछ आधुनिकता का जो विचित्र मिश्रण है वह और भी ज़्यादा समाज को विचित्र बना रहा था। वे कह रहे हैं कि जो भारतीय समाज का मध्य वर्ग था वह अपने आप को बहुत ही बंदिशों महसूस कर रहा था, झगड़ा महसूस कर रहा था और इसके बावजूद वह चाहता था कि नहीं वे तरक्की के मार्ग पर बढ़े। लेकिन अंग्रेजी शासन के कारण वे ऐसा कर नहीं सकते थे। इस कारण उनके भीतर एक चेतना जाग रही थी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। ये कह रहे हैं कि ये मध्य वर्ग था, उसके भीतर इच्छा तो थी लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंके। बस उनका था कि यहाँ जो अंग्रेज़ थे वे चले जाएं और उस व्यवस्था का संचालन ये भारतीय करें, उनको हटाकर। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इनके अस्तित्व को लगभग भूल गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि इस मध्यवर्ग के अलावा इस बीच हमारे सामने एक नया चेहरा आता है, वो है ग्रामीणों का। और इस मध्यवर्ग के कारण हम उनको भूल गए थे, उनके अस्तित्व को ही भूल गए थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की। इससे हमारे भीतर इसकी समझ और अंतर्द्वंद दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश की यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। तो नेहरू जी का जो आकर्षण है वह ग्रामीण जनता के प्रति खींचता है, क्योंकि मध्य वर्ग में उन्होंने देखा कि यहाँ पर सामर्थ्य नहीं है और उनके अंदर इच्छा है कि नहीं हम उस काम को करना चाहते हैं और सामर्थ्य नहीं पनप पा रही है। तो उसी समय जो उस समय के बुद्धिजीवी थे उनका ध्यान ग्रामीण लोग की तरफ जाता है। फिलहाल जो हमेशा गांव की जनता के नज़दीक रहे उन्हें तो उसमें कुछ आकर्षक बहुत नहीं दिखा, लेकिन नेहरू जी को इस ग्रामीण जनता से, गांव के समुदाय से बहुत ज़्यादा कुछ नया अनुभव हुआ और उनका मानना था कि यही उनके लिए सही मायने में तलाश थी, नई यात्रा के लिए, नई तलाश के लिए यात्रा थी। और भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है। अब उनको भारतीय जनता में ऐसा लगता था जो कि ऐसा है जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन उसके बारे में बता पाना मुश्किल है। और वह बात जो उस समय का तत्कालीन मध्य वर्ग था उसमें नहीं था, जो कि ग्रामीण जनता में था। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है। तो नेहरू जी जो भारतीय जनता है उसके बारे में कोई अवधारणा नहीं बनाना चाहते और उनको लगता है कि जो भारतीय जनमानस है उसमें बहुत सारे समुदाय हैं, लेकिन वे समुदाय के बारे में न सोचकर वे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, क्योंकि समुदाय तो भारत में अनगिनत हैं और यहाँ विविधता भी बहुत है। लेकिन इस विविधता में उन्होंने एकता ढूंढने की कोशिश की और उन्हें इस बात से बहुत अपेक्षा भी नहीं थी, इसलिए उनको बहुत निराशा भी नहीं हुई। उन्होंने जितना अधिक उम्मीद किया उससे कहीं अधिक उनको मिला।
मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। तो नेहरू जी को लगा कि भारतीय समाज ने इतना झेला है बाहरी आक्रमण को, बाहरी लोगों के सांस्कृतिक दबाव को, क्योंकि जो भी बाहर से आक्रांता आए उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय संस्कृति की जो परंपरा इतनी दृढ़ थी कि बहुत कुछ नष्ट होने के बाद भी बहुत कुछ बचा रहा, और इतने 200 वर्षों तक उसने अत्याचारों को झेला, फिर भी उसमें बहुत कुछ बचा रहा, और उसमें बहुत कुछ सार्थक भी था और बहुत कुछ निरर्थक भी।